हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर देखेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा भूगोल है वो क्लास 11 का है। आप देख रहे होंगे 11 का है। इससे पहले क्लास 10th का और क्लास 11 की एक और बुक है आपकी। इन दोनों किताबों को हम लोग कर चुके हैं। ये सारा कुछ आपका हो चुका है और ये भी आपका अध्याय 6 देख रहे हैं, यानी इससे पहले 5 चैप्टर आपके इसके निकल चुके हैं। यानी कुछ थोड़ा बहुत भूगोल आपका बचा हुआ है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज नहीं, यानी आज से स्टार्ट करेंगे, यानी 10-12 दिन में आपका ऑल टोटल भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही भूगोल आपका कंप्लीट होगा इसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए भूआकृतिक प्रक्रिया, और ये जैसे ही आपका थ्योरी का पार्ट खत्म होगा तो इसके साथ साथ हम लोग पूरा एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। वन लाइनर किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बन निकलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर वाइज चैप्टर इसको करेंगे। इसके बाद कौन से सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यू बनेंगे, कौन से चैप्टर से हम लोग कितने एमसीक्यू निकाल सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन में आपको सारे एमसीक्यू करा दूंगी। और अगर आप बात करें साइंस की, तो साइंस के एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए हैं, तो जाकर उसको देख लीजिए साइंस के एमसीक्यू। और साइंस के एमसीक्यू मैं आपको फिर से कराऊंगी, है ना। तो देखिए भू आकृतिक प्रक्रियाओं को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर आपका। और भूगोल पूरा आपका हद वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो शब्द दिए हुए हैं बहुत थोड़ी अलग से दिए होते हैं, यानी उनका हमें पूरा अर्थ निकालना पड़ता है, उनके पर्यायवाची देखने पड़ते हैं गूगल पे जाके। अगर आप नॉर्मली फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तब, जब आप किताब को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा कि आपको वो शब्द बनने लगेंगे और समझ में आने लगेंगे कि ये शब्द किसके लिए उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना, और अगर मन करे तो शेयर करके चले जाना, है ना। देखिए भू आकृतिक क्रियाएं, देखिए भू आकृतिक प्रक्रिया यानी सीधा सा इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ समझिए कि जो हमारी भूमि है जहाँ पे हम रहते हैं, या यहाँ आपको कई तरह की कई तरह की आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, कई तरह के आकार देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ पर्वत, हिमालय पर्वत, पठार, दक्कन का पठार, गर्त मिलेंगे आपको, पहाड़ियाँ मिलेंगी छोटी छोटी, कई तरीके की आपको आकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो कैसे बनती हैं, कब से बनी हुई हैं, या हमेशा से ऐसी ही हैं, आज कहीं पर्वत है तो कल कहीं जाके समुद्र बन जाएगा, ये सब सिस्टम कैसे चल रहा है, और इनके कारक क्या हैं। क्या उनको कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इनको बनाने में इनकी मदद करते हैं, या ऑटोमेटिक बन के निकल आती हैं। आज जहाँ हिमालय है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पे टैथिस सागर हुआ करता था, तो कहाँ गया वो सागर, कहाँ से आ गई ये हिमालय बन के, कहाँ से निकल के आ गया। और हिमालय पे आपकी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, है ना। तो इतनी ऊंचाई तक हिमालय कैसे है, चलिए इस चीज को देखते हैं, समझिए इस चीज को कि ये इसके कारक कैसे हैं, जो भू आकृतिक आपको प्रक्रियाएं दिखती हैं ये बनी कैसे हैं। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परपटी एवं अन्य आकृतिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, ये क्वेश्चन रहे आपके। भूपर्पटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ और कैसे हो रहा है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटता है, एवं भूपर्पटी को निर्मित करने वाले सेलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न के साथ आरंभ करते हैं। तो अभी हमने भूकंप, ज्वालामुखी पिछले चैप्टरों में देख चुके हैं। खनिज वाला चैप्टर भी आपका चैप्टर नंबर 5 था, इसको देख चुके हैं। अब आगे देखेंगे, आगे देखिए सबसे, अब इसमें क्वेश्चन पहला कौन सा है, धरातल असमतल क्यों है, समतल क्यों नहीं है, हर जगह गंगा जैसा मैदान आपको क्यों नहीं मिलता है। अगर नदियां हैं तो नदियां गर्त है, गर्तों में ही नदियां चलती हैं, घाटियों में, वरना वो चलेंगी कैसे, फैल जाएंगी पूरे में। अगर गहराई नहीं होगी तो नदियाँ तो पूरी तरीके से फैल जाएगी, कहाँ चलेगी थोड़ी ना, जैसे बाढ़ आ जाती है। समतल क्यों नहीं है, एक असमतल क्यों है, समतल क्यों नहीं है, एक जैसा क्यों नहीं है धरातल। तो इस चीज़ को देखिए कौन से फैक्टर इसके जिम्मेदार हैं। सर्वप्रथम भू परपटी गत्यात्मक है, यानी जो हमारी भू की परपटी है जहाँ पे हम रहते हैं गत्यात्मक है। गत्यात्मक से मतलब ये चलती रहती है, निरंतर गति कर रही है, गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती है।
ये दोनों दिशाओं में ऊपर नीचे चलती है, एक दूसरे से टकराती है। इस प्रकार से भी चलेगी, एक दूसरे से टकराती हुई प्लेटें। कुछ प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी, तो कैसी चलेगी, ऊपर की ओर चलेगी, नीचे की ओर चलेगी। कुछ एक दूसरे को टक्कर देती हुई चलेगी, कुछ एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलेंगी। तो इस प्रकार से प्लेटें जो है चलती हैं। प्लेटें दोनों दिशाओं में चल रही हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ी चल रही हैं, क्षैतिज यानी लेटी हुई चल रही हैं। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित हुई होंगी। यानी अगर आप पीछे की बात करें तो क्या हुआ है कि जो भूतकाल निकल चुका है, उस समय पे जो भूपरपटी थी वो तेजी से गति कर रही थी, यानी आज की अपेक्षा ज़्यादा तीव्रतर थी। और अगर वर्तमान गति की बात करें तो भूतकाल की अपेक्षा गति कम हो चुकी है। भूपरपटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। इस बात को समझिएगा कि अगर आप बात करें कि इसकी जो तीव्रतर और धीमी वाली गति है तो किसके कारण है, तो पृथ्वी से जो आंतरिक बल लग रहे हैं उसके कारण भूपरपटी गति करती है। सक्रिय बल जो है तो वो बल ही कारक है कि इसके तेजी से चलने के या धीमे चलने के। भूपरपटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः देखिए, धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित हो रहा है। अगर बाह्य बल की बात करें तो एक सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है ये भी आपका एक बाह्य बल है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है। देखिए, अगर आंतरिक बल सक्रिय नहीं होते, ओनली बाह्य बल लगता, तो सिस्टम इनका ठीक नहीं बैठ पाता पृथ्वी का। और अगर ऑल टोटल अंदर से बल लगता तो बाहर का बल नहीं लगता, तो डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है, दोनों बल की तीव्रताओं में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित हो रही है। अनवरत यानी लगातार प्रभावित हो रही है। कभी ऐसा नहीं होता कि अब प्रभाव नहीं होगा 2 दिन के लिए, अब प्रभावित नहीं होगी 2 दिन के लिए, अब बंद हो जाएगा, कल से फिर प्रभावित होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। आंतरिक और बाह्य बल दोनों तरफ से अनवरत प्रभावित करते हैं पृथ्वी को। अतः यह सर्वदा परिवर्तनशील है, कभी एक जैसी नहीं रहेगी। परिवर्तनशील का मतलब है आज जहाँ मरुस्थल है, कल वहाँ आपको हरे भरे वन देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप बात करें तो जो हमारा थार का मरुस्थल है, इसमें कभी जो है बहुत हरा भरा जंगल हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ आपको मरुस्थल मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा। एक समय पे जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है, एक समय पे वहाँ पर टैथिस सागर हुआ करता था, यानी वहाँ पे महाद्वीप था, वो खत्म हो गया है ना। वहाँ पे जो है भर गया वो, और अब किसका निर्माण हुआ, वहाँ पे अब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ गया। जहाँ पे आज हिमालय कहीं पे जो आज समुद्र है, वहाँ पे आपका धरातल हुआ करता था। यानी हमेशा परिवर्तनशील है, समय के अनुसार सब चीज़ें बदलती रहती हैं। पिछले चैप्टर में आपने इसका नक्शा देखा है कि किस प्रकार से जो है द्वीप महाद्वीप बदले हुए हैं, आकृतियाँ किस प्रकार से इनकी बदली हुई हैं। देखिए, बाह्य बलों को क्या कहते हैं, तो बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स बोलेंगे, याद रखना, इस चीज़ को पूछता है एग्जाम में। और आंतरिक बलों को अंतःजनित फोर्स बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है, क्या क्या परिणाम निकलते हैं जब बहिर्जनिक बल काम करते हैं, तो उभरी हुई भू आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, उनका विघर्षण हो जाता है। जैसे पर्वत पठार टूट जाते हैं, विघर्षण। वेयरिंग डाउन, यानी जो उठी हुई आकृति है उसको ये तोड़ देगा। बाह्य बल जो होता है, बाह्य बल से मतलब क्या है, बाह्य बल एक जल हो गया आपका, बहुत बड़ी मात्रा में जल बाढ़ ला देगा, तो क्या करता है, पर्वत पठार को तोड़ देगा। यानी जो आपकी भू आकृति उभरी हुई है उनको क्या किया, विघर्षण कर दिया, तोड़ दिया, घिस दिया। विघर्षण यानी घिस दिया। अब समतल मैदान को तो कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। तो ये परिणाम हो गया एक आपका। और दूसरा परिणाम आपका क्या रहेगा इसका, बेसिन। बेसिन मतलब निम्न, यानी गड्ढा, है ना, या गर्त। बेसिन क्षेत्रों गर्तों का भराव कर देता है, कहीं से तोड़ के ले जाएगा, कहीं पे जमाव कर देगा। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं।
ग्रेडेशन कहते हैं। फिर से देखिए इसको, धरातल पर जो हमारी पृथ्वी है इसके धरातल पर अपर्दन, अपर्दन मतलब होता है धीरे धीरे पानी के थ्रू चीज़ों का टूटते जाना। चीज़ों का मतलब है मिट्टी का, जैसे कटाव होता है, हल्का हल्का कटाव आपका पर्वत पठार का हो जाता है, तो अपर्दन हुआ। तो अब वो जो निक्षेप हैं वो चलते चलते पानी में धीरे धीरे और आगे चले के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। तल संतुलन मतलब है जहाँ ऊंचा है वहाँ से चीज़ों का टूट जाना, ठीक है, विघर्षण हो जाना, और जहाँ पे भराव चाहिए वहाँ पे चीज़ों का भर जाना, वहाँ पे निक्षेपण का भर जाना, वहाँ पे भराव हो जाना, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तल संतुलन हो गया, कहीं से टूटी हुई आकृति टूटी, कहीं से उठी हुई आकृति टूटी, और कहीं पे गड्ढा था तो ये आकृति जाके भर गई, तो इसको कहते हैं तल संतुलन, है ना। अब देखिए आगे, अंतर्जनिक शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। जो बहिर्जनिक शक्तियाँ थीं वो तो तोड़ रही थीं, विघर्षण किया, अपर्दन किया, तोड़ा है दोनों जगह। अब बात करते हैं अंतर्जनिक शक्तियाँ। तो जो अंदर से बल लगते हैं पृथ्वी पर वो निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। जैसे अगर बात करें ज्वालामुखी का फटना, आके बाहर लावा जम जाएगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, जम जाएगा, जिसको हम लावा बोलेंगे जमने के बाद, है ना। ज्वालामुखी के अंदर जब तक पदार्थ रहेगा उसको हम बोलेंगे मैग्मा, जैसे ही बाहर आके जमेगा उसको बोलते हैं लावा। और दूसरी अगर बात करें जैसे पर्वत पठार उठ रहे हैं धीरे धीरे, इसकी ऊंचाई ऐसा नहीं है कि स्थिर है, बढ़ रही है, तो क्या है, धरातल का लगातार ऊपर उठना। ये अंतर्जनिक शक्तियाँ हैं जो अंदर से बल लग रहे हैं उनका परिणाम है या उनका निर्माण करती हैं। अतः इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम करने में असफल रहती हैं। यानी एक जगह उठने का काम हो रहा है, एक जगह जो है तोड़ने का काम हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है समतल नहीं होती हैं बराबर, कहीं कोई बल ज़्यादा लगता है, कोई बल कम लगता है, तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे एक समान, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि पूरा बल बाहर से भी लग रहा है अंदर से भी लगता है तो पूरी पृथ्वी समतल हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। जहाँ पे बल ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे उभरेगा आंतरिक बल, जहाँ पे बाह्य बल ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे आपको गड्ढे मिलेंगे, तो सम करने में भी असफल रहते हैं ये बल। अतएव विभिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। समानता अंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल होते हैं। जो अंतर्जनिक सारे बल होंगे जो अंदर से पृथ्वी के अंदर से बल लगते हैं, जो मेंटल से बल लगेगा भूपरपटी पर, मेंटल से ही तो जो आपका लावा निकलता है वो पृथ्वी के मेंटल भाग से ही तो निकलता है ना। ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का, और तो पता नहीं ज़्यादा जानकारी, घुस के तो कोई गया नहीं है पृथ्वी के अंदर, तो मेंटल से जो लावा निकलता है, तो मेंटल से जो बल लगता है उसमें क्या होता है, बाहर निकलेगा तो ये जम जाएगा तो पर्वत पठार का निर्माण कर देगा। ज्वालामुखी पर्वत बोल देते हैं जिसको आप, ज्वालामुखी पठार बोल देंगे, है ना। तो सामान्यतः अंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृति का निर्माण ही करते हैं, तथा बहिर्जनिक जो बल होते हैं वो प्रक्रिया मुख्य रूप से भू विघर्षण वाले होते हैं। भूमि विघर्षण कर देते हैं, भूमि को ऊपर से तोड़ देते हैं। आगे देखिए, भूतल संवेदनशील होता है। संवेदनशील से मतलब है बाढ़ आएगी तुरंत टूटना फूटना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा है नहीं कि बहुत ही एकदम कुछ टूटे फूटे ना, बहुत तेज़ से जब तूफान आता है तब टूटना फूटना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, संवेदनशील होता है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है, यानी पृथ्वी पर रहता है जो इंसान वो इस पर ही निर्भर है, तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह यानी सस्टेन में योगदान होता है। मनुष्यों में संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया हुआ है। संसाधन मतलब मान लीजिए पेट्रोल डीजल आपका निकल रहा है, प्राकृतिक गैस निकल रहे हैं, तो मानो कि ये नहीं है कि इनको लाखों वर्ष लगते हैं बनने में, उनको तो निकालने से मतलब निकालो जल्दी से, ये चीज़ चल रही है। वन है तो लगातार काट दो, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत है, हमें समतल ज़मीन की ज़रूरत है, तो वनों को लगातार काट दो। तो ये चीज़ें चल रही हैं कि अत्यधिक दोहन हो रहा है, जितना नहीं होना चाहिए उतना मनुष्य जो है संसाधन का दोहन कर रहे हैं। हमें इनका उपयोग करना चाहिए
कितना उपयोग करना चाहिए, एक लिमिट में करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे अगर बात करें कि आप लगातार वन को काट दीजिए, क्या होगा, आगे की पीढ़ियों के लिए वन नहीं बचेगा। वन नहीं बचेगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, लकड़ी कहाँ से आएगी, वनों में जो औषधियाँ पाई जाती हैं, जो भी चीज़ें हमें वनों से मिलती हैं वो कहाँ से आएंगी। दूसरी अगर बात करें पेट्रोलियम की, डीजल की, प्राकृतिक गैसों की, लगातार उसको निकाल दीजिए आप, फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आगे भविष्य की जो आगे आपकी पीढ़ियाँ उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। वो लोग सिर्फ देखेंगे कि हाँ डीजल होता था जिससे गाड़ियाँ चलती थी, पेट्रोल होता था जो बाइक में डाला जाता था, यही चीज़ रह जाएगी। तब तक और कुछ आ जाएगा डीजल पेट्रोल की जगह चलाने के लिए। इसलिए क्या है कि लिमिट से संसाधनों का उपयोग करने के लिए बताया जाता है। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि यानी हजारों सैकड़ों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है। पेंजिया पैंथालासा हम लोग पिछले चैप्टरों में देख चुके हैं, है ना। तो अब जो आकार हमारी पृथ्वी को प्राप्त है वो कोई 4 दिन की बात तो है नहीं। 4 दिन की बात होती तो आप देख लेते, आपकी आगे वाली पीढ़ी देख लेती, पीछे वाली पीढ़ी देख लेती। ये करोड़ों वर्षों का सिस्टम है धरातल का बनना। जहाँ पे आज समुद्र है वहाँ पे आज आप समुद्र ही देखेंगे, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले जहाँ समुद्र नहीं था वहाँ पे धरातल थी, जहाँ पे आज समुद्र है। जैसे अगर बात करें आप थार के मरुस्थल की, तो अगर बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पहले आप जाते हैं तो वहाँ पे जो आज निक्षेप मिल रहे हैं वो हरे भरे जंगल के मिल रहे हैं। तो भूगोलवेत्ताओं का क्या कहना है, यहाँ पे जंगल थे, ये हरा भरा स्थान हुआ करता था। तो ये आज की बात नहीं है ना, आपने कभी देखा है। और आप देखेंगे तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात बताते हैं ये लोग। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो इसका आकार बदलता रहता है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग और कुप्रयोग। उपयोग मतलब आप लिमिट से चीज़ों का जितना चाहिए उतना का उपयोग करें, दुरुपयोग थोड़ा ज़्यादा करें, और कुप्रयोग बिल्कुल बर्बाद कर दें चीज़ों को उपयोग कर करके। कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता यानी विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है चीज़ों का, तो उस तरीके से उपयोग करेंगे तो नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है, हानि हो रही है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी भी दे रही हैं, है ना, इस चीज़ को समझिएगा, तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपयोग किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, संरक्षण तो दूर की बात, लोगों को लालच बढ़ता है, क्या लोगों को खींचना रहता है चीज़ों को, लालच बढ़ता है कि अगर ये चीज़ हमें मिल रही तो हम इसको पूरा बटोर लें। ये नहीं कि आगे की जनरेशन भी है, पीछे की जनरेशन भी है, तो संसाधनों को हम लोगों को लिमिट में प्रयोग करना चाहिए। पेड़ काटे जाते हैं, ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, फिर दिक्कत आती है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, गर्मी तेज़ी से बढ़ने लगती है। गर्मी तेज़ी से बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये क्या करते हैं, धरातल के किनारों को डुबोने लगते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वो ज़मीन कम होने लगती है, तो फिर वो बाढ़ वाली स्थितियाँ बनती हैं, किनारे डूब जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है दिक्कत आने लगती है। चलिए देखिए आगे भूआकृतिक प्रक्रियाएं देखिए, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आप भूआकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे, बिल्कुल समझना चाहेंगे। देखिए, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भूआकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। इसको फिर से देखना कि जो भूआकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे तो जो धरातल के पदार्थ पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बल लगते हैं उनके द्वारा जो भौतिक दबाव होता है या फिर रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भूआकृतिक प्रभाव कहते हैं। आगे देखिए, पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं, अगर आप देखें ज्वालामुखीयता आपकी प्रोसेस है ज्वालामुखी के पूरे निकलने की, बनने की। तो कैसे होता है, बाहर के बल से तो कुछ होता नहीं है, अंदर के बल से ही होता है। जिससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित किया, ज्वालामुखी हम लोग पिछले चैप्टरों में देख चुके हैं, और पटल विरूपण भी हम लोग देख चुके हैं। अपक्षय
बृहद क्षरण, बहुत बड़ी मात्रा में क्षरण होना किसी चीज का। अपर्दन, निक्षेपण, है ना। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को एक एक करके समझिएगा आप लोग कि क्या है। और बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं ये सारी, है ना। अपक्षय क्या होता है कि चट्टानों का जब चट्टानों पे बल लगेगा तो उसी जगह पे गिर के उसी जगह पे टूट जाना, चिटक जाना चट्टानों को वहीं पे, इसको कहते हैं अपक्षय। और बृहद क्षरण में बहुत बड़ी मात्रा में लिखा हुआ है ना, मास वेस्टिंग, बहुत बड़ी मात्रा में टूटना चट्टानों का और गिर जाना, जैसे पर्वत पठार नहीं, पर्वत टूट जाए ऊपर का ऊपर, वो नीचे की साइड गिरे। और अपक्षय क्या है, वहीं के वहीं टूट जाना। आपका अपक्षय और बृहद क्षरण में समझ में आ गया होगा। अब अगर आप बात करें अपर्दन की, तो टूटने के साथ साथ जब कोई चट्टान वहाँ पे टूटेगी और पानी या बर्फ या हवा के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगी, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही जगह स्थानांतरित होगी, तो इसको क्या कहेंगे, अपर्दन। निक्षेपण क्या होता है, ये जो टूटा हुआ है सब चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि ये टूट गया, ये टूट गया, ये हो गया, कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें रुक जाएंगी। ये जो है आपके जो चट्टान टूटी हुई है, ये कहीं ना कहीं पे जाके निक्षेप हो जाएगी। ये जो डिपॉजिट है ये कहीं ना कहीं जाके निक्षेप हो जाएगा। तो चार शब्द आपने देखे, अपक्षय, बृहद क्षरण, अपर्दन, निक्षेपण। तो मेरे ख्याल से चारों मैंने आपको बता दी। एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अपक्षय क्या होता है, वहीं को वहीं चट्टान का टूट जाना, अपक्षय। और बहुत बड़ी मात्रा में टूट के गिर जाना, बृहद क्षरण। बृहद का मतलब ही होता है बड़ा। और अपर्दन क्या होता है, वहीं पे जब चट्टान टूटी वो साथ साथ थोड़ा स्थानांतरण हो। और स्थानांतरित कैसे होगी, पानी या हवा के कारण, है ना। और निक्षेपण क्या है, ये जो डिपॉजिट हुए हैं चीज़ें ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगी, तो इनको कहते हैं निक्षेपण। जैसे अगर आप बात करें कि जैसे हिमालय पर्वत से गंगा नदी आएगी, ये अपने साथ बड़ी बड़ी मात्रा में, छोटी छोटी मात्रा में कंकड़ पत्थर बड़े डिपॉजिट लाती है, और फिर जब समतल मैदान में आती है तो इन चीज़ों को छोड़ देती है, क्योंकि इसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बचती, इतनी इसका तेज बहाव नहीं होता कि जो है मलबे को साथ ले जाए, तो कहीं ना कहीं ये छोड़ेगी। तो जब कहीं ना कहीं छोड़ देती है उन पत्थरों को, तो वो पत्थर निक्षेपित हो जाते हैं और अपरदित होके आए हैं ऊपर से, अपक्षय हो गए। तो ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं चारों, इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। मैंने विस्तार से विवेचन आपको अभी बता दिया है, आगे देख लेते हैं। और प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व क्या होते हैं, ये जो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जल होता है, जैसे मैंने आपको नदी का उदाहरण दिया, आप अभी हिम होती है, मतलब जो है बर्फ होती है ना, वायु होती है, हवा के कारण जो है ये चीज़ें खिसक जाती हैं, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, अधिग्रहण यानी साथ लेके, जैसे धूल के कण जो होते हैं वायु के साथ लेके वायु उसको उठेगी और कहीं ना परिवहन कराएगी, फिर इसको यात्रा कराएगी और कहीं ना कहीं जाके निक्षेपित कर देगी। देखिए करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। कारक यानी फैक्टर, ये हेल्प करते हैं। जल, हिम, वायु, ये फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं। जब प्रकृति के तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं। इनमें कोई वो नहीं है कि पहिए लगे हुए हैं, न इनके पैर हैं कि चल जाएं। जलवायु, ये ढाल के सहारे चलते हैं। जैसे कल हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलेगी तो नदी वहाँ से ढाल में आएगी, तो जो जल आएगा तो वो ढाल के सहारे वहाँ से पत्थरों को ले आएगा। तो ठीक है, तो ये ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले आते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए, जो इन्हें एक ही समझना होगा क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। फिर से देखिए, भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो चल रही हैं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक बल, जैसे भू आकृतिक कारक होते हैं बहिर्जनिक बल ही कहलाते हैं, है ना, को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना किया जाए, मत करो अलग अलग, कोई जरूरत थोड़ी ना, ये चीज़ें दोनों एक ही हो गई। एक प्रक्रिया
एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। बल भी लगता है, जैसे देखिए एक कारक यानी एजेंट, एक गतिशील माध्यम, जैसे प्रभावित जल होगा, हिमानी होगी, हवा होगी, लहरें होंगी, धाराएं इत्यादि। गतिशील माध्यम से, गतिशील माध्यम आपको बता दिए गए है ना, जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है और निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, चलता हुआ जल तेजी से, भूमिगत जल, हिमानी यानी बर्फ़, अगर आप बर्फ़ की बात करते हैं, मान लीजिए इतना छोटा सा जो है दरार है किसमें, चट्टान में, बर्फ़ यहाँ पे जाके जम जाएगी और जमने पर इसका जो है फैल जाएगी, और फैलने के कारण क्या होगी, इस दरार को और चौड़ा कर देगी। हवा, लहरें, दरारों इत्यादियों को भूआकृतिक कारक कहा जाता है। तो ये भूआकृतिक फैक्टर हैं, बहिर्जनक बल हैं। क्या आप समझते हैं कि भूआकृतिक कारकों एवं भूआकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर क्या? तो देखिए भूआकृतिक कारक क्या है। मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आप खड़े हुए हैं, किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया और आप गिर गए, ठीक है, तो वो जो धक्का देने से आप गिरे हैं, तो वो जिसने धक्का दिया है वो तो हो गया कारक आपको गिराने वाला, फैक्टर। और जो आपकी प्रोसेस हुई है गिरने की, वो है एक प्रक्रिया, प्रोसेस। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर होता है कि भूआकृतिक कारक क्या होते हैं और भूआकृतिक प्रक्रिया क्या होती है। जो प्रोसेस हो रही है उसको हम प्रक्रिया कहेंगे, और जिन फैक्टरों के कारण हो रही है वो कारक कहलाते हैं। यानी किसी के हाथ ने आपको धक्का दिया तो वो हाथ एक कारक हो गया, या वो व्यक्ति आपको धक्का देने वाला कारक हो गया। लेकिन जो पूरी धक्का देने से आपके गिरने की प्रक्रिया हुई है वो भूआकृतिक, यानी वो गिरने की प्रक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार इसमें होता है, जो कारक हैं भूमि पर वो कारक कहलाएंगे, जो फैक्टर हैं, और जो प्रक्रिया चलिए भूआकृतिक प्रक्रिया वो भूआकृतिक प्रक्रिया कहलाएगी। दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, इसको ब्लू कर लेते हैं। चलिए अब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है वो एक तो ढाल के सहारे चलता है। अगर आप साइकिल या गाड़ी चलाते हैं जहाँ पे ढाल हो, वहाँ से तेजी से अपने आप चलने लगेगी, वो गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव होता है नीचे की साइड, है ना। तो ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक, और एक दिशा में चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे इस प्रकार से आपकी गति हो रही है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। एक दिशा रहती है, और ऐसा भी नहीं होता कि ढाल नीचे की साइड है, आपकी गाड़ी ऊपर की साइड चल जाए। तो नीचे की साइड एक दिशात्मक तरीके से चलती है, कंट्रोल में रहती है गाड़ी या साइकिल, और दबाव डालता है। दबाव से मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपकी गाड़ी ऊपर की साइड बहने लगे। क्या होता है ऊपर की साइड से, मेरा मतलब पृथ्वी की थोड़ा ऊपर की साइड उड़ने लगे, गाड़ी हवाई जहाज बन जाए, नहीं होता ना। दबाव डलता है पृथ्वी के नीचे की साइड। जैसे अगर आप बात करें कि आपने न्यूटन की सेब वाली कहानी सुनी होगी कि जब पेड़ से कोई पदार्थ गिरता है, जैसे सेब ही गिरा था, तो ऊपर की साइड क्यों नहीं गया। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ऊपर की साइड क्यों नहीं लगा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की साइड चीज़ों को खींचता है। आ गई बात समझ में? चलिए अब इसको देखते हैं आगे। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल, लहरों। अब देखिए जो प्रतिबल होते हैं यानी अपोजिट साइड होती है, लहरों, ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल और ढाल का अभाव हो जाए, ढाल प्रवणता का अभाव हो जाए, यानी ये चीज़ें ना हो, इनकी कमी हो जाए, तो गतिशीलता संभव नहीं है। भाई कैसे चलेंगे अगर ढाल नहीं है, और ढाल में अगर गुरुत्वाकर्षण नीचे की साइड नहीं खींचता है तो आप तो ऊपर की साइड उड़ जाएंगे, तैरने लगेंगे। कैसे संभव होगा? नहीं होगा। तो अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। क्यों होगा? यानी गुरुत्वाकर्षण मेन मुद्दा है इन चीज़ों के लिए। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल में संपर्क में रहते हैं, यानी उड़ते नहीं हैं, वरना सबका तीतर बन जाए उड़ उड़ के, है ना। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचालन को प्रारंभ करता है, चलने के लिए प्रारंभ करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी से जोड़ के रखता है, वरना हम उड़ने लगेंगे, है ना।
सभी संचलन चाहे वे पदार्थों के, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे की ओर गिरना तथा उच्च वायुदाब से, आपने वायुदाब पढ़ा है पिछले चैप्टरों में, हमने वायुदाब पढ़ा है। वायुदाब का बहाव कहाँ से कहाँ होता है? उच्च वायुदाब से वायु हमेशा निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो किसके कारण बह रही है? ये गुरुत्वाकर्षण ही है। वरना निम्न वायु उच्च वायुदाब की साइड ना बह जाए, पूरा एक साइड ही वायु ना हो जाए? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, कोई ना कोई तो खींच रहा है ना इनको, तो वो गुरुत्वाकर्षण है। आगे देखिए अंतर्जनिक प्रक्रिया, देखिए एंडोजेनिक फोर्स प्रोसेस देख लेते हैं कि अंदर से क्या प्रक्रियाएं लगती हैं। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रिया या घूर्णन यानी रोटेशनल एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकलने वाली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। पटल विरूपण पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपकी प्लेटें पृथ्वी की हैं ये चलती हैं, ये पटल विरूपण का कार्य है। ज्वालामुखीयता पूरी ज्वालामुखी की प्रोसेस। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्वत की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनक बलों के कार्य समान नहीं होते अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रण मूल भूपर्वत की सतह असमतल होती है। आगे देखिए इसमें क्या है, पटल विरूपण। देखिए पटल विरूपण सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्वत को संचालित करती हैं, जो क्रस्ट है इसको संचालित करती हैं, उत्थापित यानी ऊपर की ओर उठाती हैं तथा निर्मित करती हैं यानी बनाती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं ये सारी क्रियाएं। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं इसको देखिए एक बार। तीक्ष्ण वलयन यानी बहुत तीखा मोड़, वलयन मतलब गोल तरीके का मोड़ लगेगा, है ना, तो तेजी से मोड़ होगा। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, जैसे अगर बात करें आपकी जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देहांग गार्ज से बहुत तीक्ष्ण मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इस तरीके से। देखना उसको आप, उसमें जो इंडिया का नक्शा दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से पूरा इस प्रकार से हिमालय पर्वत के समांतर चलती आती है और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो देहांग गार्ज पर तीखा मोड़ लेती है, तीक्ष्ण वलयन टाइप का मोड़ लेती है और फिर ये आके भारत में प्रवेश करती है। तो क्या होता है कि तीव्र वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्वत की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन, धरातल का एक बड़ा भाग ऊपर की साइड उठना, उत्थापन या विकृति में संलग्न, उत्थापन ऊपर उठना या फिर टूटना, विकृति मतलब टूट जाना में संलग्न महाद्वीप संरचना संबंधी प्रक्रियाएं, ये प्रक्रियाएं होंगी, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्वतीय प्लेट के क्षेत्रीय संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका, प्लेट विवर्तनिक यानी परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्वतीय वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाना यानी टूट जाना, तेजी से टूट जाना, महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो जाना, मतलब साधारण छोटा मोटा टूट फूट होना। आगे देखिए परिवर्तनीय पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है। परिवर्तनीय किसको बोलेंगे वो तो दिख रहा है ना, परिवर्तनीय यानी पर्वत उसमें लिखा हुआ है यानी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। और महाद्वीपीय रचना क्या है? महाद्वीपों की प्रक्रिया, महाद्वीपों के बनने मिटने की प्रक्रिया। परिवर्तनीय महाद्वीपीय रचना भूकंप और प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया से भूपर्वत में भ्रंश तथा विभंग, भ्रंश यानी टूटना, विभंग यानी वही, भ्रंश मतलब क्या है, दरारों टाइप का टूटना, है ना, विभंग मतलब बिल्कुल से हट के टूट जाना, फूट जाना, विभंग हो जाएगा।
इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव होगा, आयतन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, दबाव, आयतन और तापमान में परिवर्तन होगा। तो ये प्रक्रियाएं आपकी होंगी। जब इतना हो गया, इसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेलों किस प्रकार से बनती बिगड़ती रहती हैं, एक रूप से दूसरा रूप ले लेंगी, है ना। कभी कायांतरित चट्टान है तो कभी आपकी ये अवसादी चट्टान बन जाएगी, कभी रूपांतरण बन जाएगी। तो चट्टानें थोड़ी ना एक रूप लेके बैठती ही नहीं है, दबाव, आयतन और तापमान से ये चीजें बदलती रहती हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे देखिए क्या है, ज्वालामुखीयता के बारे में देखिए। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा का भूतल की ओर संचलन, यानी भूमि तल की ओर इनका आगमन होना एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। जब ज्वालामुखी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें डाइक, लेकोलिथ, बेकोलिथ, पैकोलिथ, फैकोलिथ इस प्रकार से आकृतियां बताई गई थी जो आपकी ज्वालामुखी के कारण बनती हैं पृथ्वी के धरातल पर। ये चीज आपको याद होगी। तो वही चीज बता रहा है कि भूतल की ओर लावा इस तरीके से ऊपर की साइड आएगा, है ना। मैग्मा इसको तब तक कहते हैं जब तक ही ज्वालामुखी के अंदर रहता है, धरातल पर आ गया तो उसका नाम क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, याद रखना इसको। बल्कि इन लोगों ने तो इसमें देखना हिंदी में लावा लिख दिया, इंग्लिश में मैग्मा लिख दिया, लेकिन जब तक अंदर रहेगा तब तक उसको मैग्मा और बाहर आएगा तो लावा, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ इधर पे, भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण किया जा चुका। हाँ, जब ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, कैसे क्या होता है, सब मैंने उसमें आपको पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, ज्वालामुखीता और ज्वालामुखी शब्दों में भेद कीजिए। बहुत सिंपल सा है भाई, ज्वालामुखी नाम है ना। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है कल्पना, तो कल्पना आप नाम के रूप में लेते हैं, है ना। अगर आप बात करें कल्पनाएं तो वो इमेजिनेशन हो जाएंगी, है ना, फिर वो नाम नहीं बचेगा। अब इसी प्रकार से ये है, एक तो होता है ज्वालामुखी, तो वो उसका नाम है, वो ज्वालामुखीता जो ये पूरी प्रोसेस बन रही है ज्वालामुखी की, तो प्रोसेस ज्वालामुखी है, ज्वालामुखीयता। और ज्वालामुखी ओनली नाम है उस चीज का कि जो बन के निकल के आ चुका है, इसको हम ज्वालामुखी कह देंगे, है ना। और ज्वालामुखीता किसको कहेंगे, जैसे कल्पना और कल्पनाओं में अंतर है। आगे देखिए, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक फोर्स। अब बाहर से जो बल लग रहे हैं उनके बारे में देखिए। बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा तथा अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रण विवर्तनिक टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। देखिए आगे, क्या आप सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? चलिए इसको देख लीजिए, सोच लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर इधर दिया होगा, इसको देखिए। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल वहीं लगेगा जहाँ ढाल है। अब ऐसा नहीं है कि वहीं अकेला लगेगा, वहीं अकेला लगता तो समतल मैदान में तो हम लोग उड़ रहे होते सब लोग, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ढाल अकेले में नहीं लगता है, हर जगह लगता है, लेकिन ढाल में तेजी से लगता है। तभी आप ढाल में गाड़ी चलाएंगे, बहुत तीखी ढाल होगी तो आप गिर जाएंगे लुढ़क के। तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है, जहां ढाल होगी पदार्थ को उसी साइड के संचालित कर देगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं, अपोजिट बल। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का और खिंचाव से पुल उत्पन्न, धक्का या खिंचाव से उत्पन्न होता है। धक्का, खिंचाव, पुल, पुश। यानी देखिए इधर पर ठोस पदार्थ में क्या होता है, प्रतिबल लगता है। प्रतिबल से मतलब है जो बहुत, मतलब मान लीजिए कोई, ठीक है, ट्रक मान लीजिए, ट्रक रखा हुआ है,
क्या आप उसको धक्का देंगे तो वो लुढ़क जाएगा नीचे की साइड। खूब ढाल पर रखा हुआ, ढाल पर रख दो एक ट्रक को, क्या आपके अकेले धक्का देने से वो नीचे की साइड हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। और मान लीजिए कोई एक प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है और उसको आप धक्का देंगे तो क्या होगा? वो आसानी से आप उसको धक्का देंगे तो वो नीचे की साइड चला जाएगा। इसमें अंतर क्या हुआ कि जो पदार्थ है, यानी पदार्थ में अगर आप यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए एक डिस्पोजल का ट्रक रखा हुआ है, एक पूरा ओरिजिनल ट्रक है जो बनता है, तो उधर पदार्थ का भी बल लग रहा है, उसी के कारण इस ढाल पे बहुत तेजी से नहीं रुड़केगा, क्योंकि अपोजिट बल भी उसमें सक्रिय है। आ रही बात समझ में? कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ी चट्टान होगी, वो ज़्यादा तेजी से नहीं लुढ़केगी क्योंकि उसमें खुद का बल लग रहा है ढाल के साथ साथ, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। एक छोटा सा पत्थर जब आप फेंकेंगे ढाल से तो वो लुढ़कते हुए नीचे जाएगा, क्योंकि उसका बल उतना है ही नहीं जितना बल ढाल के अनुसार लग रहा है। और इन दोनों बातें समझ में? इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होता है, विलगनकारी बल हो जाएगा। प्रतिबल यानी अपोजिट बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण लगेगा और दूसरा उसको रोकने वाला बल लग रहा है उस पदार्थ के जरिए, जो पदार्थ हमने नीचे की साइड फेंका हुआ है। यही प्रतिबल सेलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण, इसको देख लीजिए, इसको बाद में देखेंगे। ये देख लीजिए कि फिगर अनाच्छादित प्रक्रियाएं अपक्षय की है, वृक्ष संचलन की है, अपर्दन और परिवहन की है। अपक्षय क्या है? चट्टानों को वहीं कहीं टूट जाना। अपर्दन क्या है? चट्टानें टूटेंगी तो, लेकिन साथ साथ इनका परिवहन भी होगा, उसमें दिया हुआ है। बृहच्छरण, बहुत बड़ी मात्रा में बृहच्छरण होता है, तो प्रक्रियाएं दी हुई हैं। ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, एक अपक्षय की, एक वृक्ष संचलन की, एक अपर्दन या परिवहन की। अब इनमें बल कौन कौन से लग रहे हैं? देखिए, जब अपक्षय होगा तो इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ये प्रेरक बल हैं, फैक्टर हैं। आणविक बल लगेगा, अणुओं का बल, आणविक दाब लगेगा, तथा एवं रासायनिक क्रियाएं भी इसमें होंगी। रासायनिक क्रियाओं से मतलब है, आगे इसी में दी हुई है रासायनिक क्रियाएं। जैसे मान लीजिए पत्थर और अगर आप बात करें नमक, इन दोनों का मिक्सचर से बनी हुई एक चट्टान है, ठीक। अब आप इस पर जैसे ही H2O डालेंगे यानी जल डालेंगे तो वो जो नमक है वो क्या करेगा? वो रासायनिक क्रिया कर लेगा नमक के साथ। नमक और पानी रासायनिक क्रिया कर लेगा और जो नमक है उसमें घुल के पानी के साथ खिसक लेगा, वहाँ से बचेगा, वहाँ से सिर्फ चट्टान। ये हो गई आपकी रासायनिक प्रक्रिया। तो आगे ये रासायनिक प्रक्रिया बहुत सारी दी हुई हैं, उनको आगे देखेंगे। अब बृहत संचलन के लिए जो प्रेरक बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, धक्का देने वाला। और अपर्दन के लिए गतिज ऊर्जा, चलती हुई ऊर्जा, जैसे चलती हुई वायु, क्योंकि इसमें देखिए परिवहन होना है अपर्दन में, तो चलता हुआ सिस्टम चाहिए इनको, चलता हुआ जल, तभी परिवहन होगा, नहीं तो परिवहन नहीं होगा, सीधी सी बात है। आगे देखिए, अब हम लोग कहाँ थे वहाँ देख लीजिए। हम लोग यहाँ थे, अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विस्फोरण यानी फिसलन होता है। कोणीय विस्थापन, धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, अणुओं के बलों से, जो कई कारणों से होता है। जैसे तापमान में परिवर्तन के कारण हो जाएगा, क्रिस्टलन, पिघलन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब आप नमक पे जल डाल देंगे तो वो नमक पिघल के चला जाएगा वहां से साथ में पानी के, तो आणविक बल है ये। तापमान परिवर्तन होगा, कोई बर्फ जमी हुई है उस पर टेम्परेचर आएगा, पिघल जाएगी, वहां से निकल जाएगी वो क्रिया करके। क्रिस्टलन, मान लीजिए कोई बड़े बड़े क्रिस्टल हैं, उसमें बड़े बड़े दाने के, कोई ऐसा बल लगा वो क्रिस्टल छोटे छोटे दानों में टूट गए। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला कर देती हैं, यानी क्रिस्टलन को तोड़ देती हैं। अभी बताया मैंने, नमक है कणों में है, तोड़ देगा नमक को पानी और साथ साथ ले जाएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे उसका बंधन ढीला हो जाएगा जो चट्टान है,
जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, उसके बीच में बर्फ़ जमी हुई है, वो बिल्कुल कसी हुई है अभी फ़िलहाल में, लेकिन उस पर टेम्परेचर पड़ा तो बर्फ़ पिघल गई, यानी जो है वो कसापन ढीला हो गया, तो बंधन ढीला हो गया। तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं, यही तो बताया मैंने, विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहच्छरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण हो जाते हैं। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, जलवायु प्रदेश हमें अलग अलग मिलते हैं, हम लोग पिछले चैप्टरों में पढ़ रहे हैं। कहीं पे सर्दी मिलेगी, कहीं पे गर्मी मिलेगी, कहीं पे सर्दी गर्मी मिलेगी, कहीं पे एक समान मौसम रहेगा, ठीक है। ध्रुवों की साइड चले जाएंगे, ऑल टाइम बर्फ जमी रहती है, 6 महीने का दिन रहेगा, 6 महीने की रात रहेगी। इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। सब जैसी नहीं रहेंगी कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में वैसा ही आपको सिस्टम महाराष्ट्र में मिल जाए या केरल में मिल जाए, नहीं, सब जगह अलग अलग मिलेगा। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तथ्य हैं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा क्या है, वर्षण, वर्षा का होना, जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत, स्ट्रिप ऑफ अथवा आवरण हटना। अनाच्छादन होता है ऊपर का आवरण हट जाना। जैसे अगर आप बात करेंगे, मिट्टी है ना, बारिश हो गई, क्या होगा, वो मिट्टी वहाँ से हट जाएगी, हो गया अनाच्छादन, यानी ऊपर का आवरण। आवरण मतलब होता है चिकला ऊपर का, वो हट गया, है ना। और इसके बाद अगर आप बात करें कि क्या बताया है इधर पे, एक मिनट, आवरण हटना, अपक्षय, अरे क्या बताया था इधर पे, एक तो बारिश बताई थी, दूसरा तापक्रम बताया था। तापक्रम से मतलब है, मान लीजिए मिट्टी जमी हुई है ना, तापक्रम से मतलब है टेम्परेचर पड़ा उस मिट्टी से, पानी पूरा हट गया, सूखी मिट्टी बची, तो वो उसके क्या कहते हैं, हवा के द्वारा उड़ जाएगी, तो ये भी क्या हो गया, आवरण हट गया ऊपर से। अपक्षय, बृहच्छरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। शब्द को एक तरीके से समझ लीजिएगा। अपक्षय, बृहच्छरण बहुत बड़ी मात्रा में क्षरण होना, संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण होना यानी चलना, अपर्दन परिवहन, हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अपर्दन क्या है, परिवहन ही है एक प्रकार से, पहले तो पदार्थ टूटेगा फिर वहाँ से खिसकेगा, तो अपर्दन हो गया। अपक्षय क्या, वहीं को टूट जाना। प्रवाह चित्र दिया हुआ है, देख लेंगे। प्रवाह चित्र हम लोगों ने देख तो लिया, कौन से प्रेरक बल हैं सब देख लिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल के बिना तो देखिए कुछ नहीं होगा, बल के बिना कुछ नहीं होगा। आज हम खड़े हैं, मान लीजिए खड़े खड़े हम गिर जाएं तो बिना बल के नहीं गिरते हैं, कोई ना कोई पीछे से धक्का देगा तो हम गिर जाएंगे। आगे देखिए, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित मिलेंगे आपको, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा होता है। अक्षांशीय, जैसे अक्षांश का विस्तार है, मान लीजिए ऊपर मतलब हाई अक्षांश पे आप जाएंगे, हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा, जलवायु प्रदेश आपको ठंडा मिलेगा। अगर मौसम की बात करें तो सर्दी गर्मी और बारिश का मौसम आता रहता है। थल जल की बात करें तो कोई थल जो है आपका थल जल, कोई प्रदेश जो है समुद्र किनारे है तो उसमें भी आपका चेंज हो जाएगा, और कोई आपका जो है समुद्र किनारे ना हो के बीचों बीच है, बीचों बीच से मतलब है समुद्र से बहुत दूर है, तो उसमें भी आपका तापक्रम में परिवर्तन मिलता है। तापक्रम एवं वर्षण जलवायु के दो प्रमुख घटक हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वर्षण और तापक्रम, तो वनस्पति के घनत्व को ये दोनों प्रभावित करेंगे, प्रकार एवं वितरण को प्रभावित करेंगे। वनस्पति के घनत्व का मतलब है, मान लीजिए जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही तो आपका वनस्पति लग जाएगी क्या, नहीं लगेगी ना। घनत्व वनस्पति का कम होगा, वनस्पति का जब बारिश अच्छा मौसम है वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाएगी। जो मुख्यतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव डालेंगे। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर के कारण भी ये चीज़ें स्थितियाँ होती हैं। दक्षिणमुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्ति होती है।
एक साइड बारिश हो जाएगी, एक साइड बारिश नहीं होती। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से पूरी, जैसे ये क्या कहते हैं आपका हिमालय पर्वत है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी बारिश हो गई, इस साइड बिल्कुल नहीं होगी, तो ये सिस्टम रहता है। हवाएं इस साइड आ ही नहीं पाती हैं आर्द्रता लेकर। वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण तथा वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आकृति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भूआकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये चीज़ें आप एक बार फिर से इसको बार बार देखना कि वायु का वेग, कौन से स्थान में वायु का वेग कैसा है, दिशा कैसी है, वर्षण की मात्रा कैसी है, प्रकार कैसा है वर्षा का। प्रकार से मतलब है वर्षण ओला रूप में हो रही है या फिर पानी के रूप में हो रही है, बर्फ हिम के रूप में हो रही है, किस प्रकार से बारिश हो रही है। मात्रा, कितने सेंटीमीटर बारिश कहाँ हो रही है ना, उसकी गहनता, गहराई। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है? एकमात्र प्रेरक बल की एकमात्र प्रेरक बल की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा प्रमुख बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो आधी चीजें रुक जाएंगी, आधी क्या 90% रुक जाएंगी। चलिए देखिए आगे, यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता सेलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना बलन, भ्रंश, संस्तर एवं पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, परागम्यता या अपरागम्यता इत्यादि सम्मिलित माने जाते हैं। ये शब्द बिल्कुल सिंपल हैं, अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए, कहाँ गया, इधर पे, विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करते हैं। अरे सीधी सी बात है ना, मान लीजिए कोई चट्टान एक नमक की चट्टान है तो किस प्रकार से रिएक्ट करेगी पानी के पड़ने पर या तापक्रम के पड़ने पर, ताप पड़ने पर। कोई बर्फ की चट्टान है वो कैसे रिएक्ट करेगी, या मान लीजिए कोई लोहे की चट्टान है तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो जिस प्रकार की चट्टान है उस प्रकार से वो रिएक्शन करेगी। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। जैसे बात करते हैं, एक बर्फ़ की चट्टान है और एक चट्टान लोहे की है, हो गए दोनों। तो अब जब सूर्य पड़ेगा बर्फ़ की चट्टान पे भी तो वो पिघलना स्टार्ट करेगी, है ना, और जो एक चट्टान लोहे की है वो पिघलना स्टार्ट नहीं करेगी। तो वही चीज़ बता रखे हैं कि क्या है कि एक सेल विशेष एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। हो सकता है एक पे तो प्रभाव डाल दे, दूसरे पे प्रभाव ना डाले। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेल में भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में विभिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्प अवधि में अनवगम्य हो सकता है, दीर्घ अवधि में यह सतत श्रांति वाला हो सकता है। सतत श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पट के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भूआकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप विद्यमान रहती हैं। आगे देखिए, कुछ बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण दिया हुआ है। तो भूआकृतिक प्रक्रिया हम देखेंगे, अपक्षय, अपर्दन, किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, तो आगे देख लेंगे ये सारी चीज़ों को, क्योंकि वीडियो आपकी 55 मिनट की हो चुकी है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे। भूगोल है, बहुत धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इसमें एक एक लाइन एक एक शब्द समझने वाला होता है, टाइम लगेगा। एक एक दो पेज हम भी मुश्किल से कर पाते हैं कि 1-2 घंटे में, है ना। आपकी जो हिस्ट्री थी वो सिंपल थी तो उसको जल्दी जल्दी निकाल दिया, लेकिन भूगोल 1-2 पेज मुश्किल से घंटे में निकल पाते हैं। चलिए धीरे धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेदरिंग होता है, इंग्लिश में इसको वेदरिंग कहते हैं।
चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।